एग्जाम्पल नंबर 17 है अपना। मन और मोहन 1:1 के प्रमाण में लाभांश बांटने वाले साझेदार हैं। निम्नलिखित सकल तलपट और समायोजनों पर से को ध्यान में लेकर 31/3/2017 के रोज पूरे होने वाले वर्ष के वार्षिक हिसाब तैयार करने हैं। तो वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो 5 अकाउंट हैं उनको बनाएंगे। व्यापार खाता, लाभानी खाता, लाभानी वितरण खाता, पूंजी या चालू खाता और पक्की तलपट। नाम क्या है, मनमोहन। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले क्या दिया हुआ है, सकल तलपट, उसके अंदर उधार बाकी दिए हैं और जमा बाकी दी हुई है यहाँ पर। उसके बाद कुछ समायोजन दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, समायोजनों को टिक मार्क पहले करेंगे। तो ये जहाँ भी टिक मार्क होते हैं वहाँ देखेंगे अंतिम स्टॉक है वो टिक मार्क नहीं होता है। दूसरे नंबर का समायोजन हमारे पास यहाँ है यंत्र और मकान, बट घिसाई गिननी है, तो यंत्र और मकान जहाँ भी हो उनको टिक मार्क करना है। यंत्र और मकान दोनों को टिक मार्क कर दिया है। उसके बाद में एक देनदार दिवालिया हो गया है, तो देनदार को टिक मार्क करेंगे। ग्राहक यानी कि देनदार है। 3 नंबर। उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट पर 10% जैसे ब्याज चुकाना बाकी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ है, बैंक खाता दिया है, ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। उसके बाद में 2000 का माल बिक्री वापसी वही में लिखना रह गया है, तो बिक्री वापसी वही यहाँ पर होगी तो उसको टिक मार्क करेंगे। बिक्री वापसी कहीं है, माल वापसी के अंदर देखो मिल जाएगा बिक्री वापसी। 5 नंबर। ये हमारे 5 के 5 समायोजन टिक मार्क हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले सकल तलपट के अंदर दी गई शेष हैं उन शेषों को अलग अलग खातों के अंदर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऊपर क्या दिया, पहले पूंजी और आहरण। देखो पूंजी खाता हमने यहाँ नहीं बनाया है, तो पूंजी को डायरेक्ट हम पक्की तलपट के अंदर लिखेंगे। जब पूंजी खाता ना बनाया हो तब ऐसा करते हैं, तो पूंजी दायित्व में लिखेंगे पूंजी मन और मोहन 2,80,000 और 2,20,000। ठीक है, टोटल होता है इनका 5 लाख। वो हम कहाँ लिखेंगे, बाहर के कॉलम में। ठीक है। उसके बाद में मन और मोहन का आहरण दिया हुआ उधार बाकी में, तो आहरण लिखा जाएगा चालू खाते के उधार में। तो चालू खाता ये रहा, उसके उधार में हम लिखेंगे आहरण खाता। कितना रकम है देखो, 3,000 और 4500 हमारे यहाँ पर आहरण का रकम दिया हुआ है, उसको हमने लिख दिया है चालू खाते के उधार में, उधार शेष के लिए। खरीदी और बिक्री 80,000 और 1,20,000 क्रमशः। तो व्यापार खाते के उधार में आता है खरीदी और बिक्री, तो खरीदी आता है व्यापार खाते के उधार में, लेकिन खरीद कितना 80,000 और बिक्री दिया हुआ हमारे पास जमा में 1,20,000 यहाँ पर आएगा। ठीक है। उसके बाद में इसकी दूसरी असर होगी, सॉरी विज्ञापन खर्च यहाँ पर दिया हमको 7,000। कहाँ आएगा, लाभानी खाते में उधार, लाभानी खाते के उधार में लिखेंगे विज्ञापन खर्च 7,000। उसके बाद में जावक माल गाड़ी भाड़ा 850, उसकी रकम है हमारे पास 850। अगर ये आवक माल गाड़ी भाड़ा होता तो कहाँ आता, व्यापार खाते के उधार में, लेकिन वो नहीं है अभी। यंत्र ये क्या आएगा, संपत्ति है, तो वहाँ पर लिखेंगे यंत्र। कितनी रकम दी हुई है, 1,50,000। उसके बाद में हमको यंत्र की खरीदी और दी है, यानी कि यंत्र में वृद्धि हुई है, और तारीख है 1/4 की, यानी कि शुरुआत के दिन ही है, तो डायरेक्टली प्लस हो जाएगा। और टोटल हुआ हमारा यंत्र का 1,90,000। कौन सी तारीख का, यह 1/4 का 16 का। ठीक है, आगे चलते हैं। मकान संपत्ति है, वो भी यहीं पर लिखेंगे हम। कितनी रकम दी हुई है इसकी, 2,50,000, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। महंगा हुआ मकान। उसके बाद में
ऑफिस वेतन व्यापार लाभानी खाते के उधार में आएगा। कितनी रकम दी हुई है इसकी? 15,000 है, कोई टिक मार्क नहीं है, सीधा बाहर जाएगा। ग्राहक व्यापारी, ग्राहक यानी क्या होता है? देनदार। देनदार की बाकी कौन सी होती है? उधार बाकी होती है, उसको हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। ग्राहक यानी कि हमारा होता है देनदार। कितनी रकम दी हुई है? 25,000 है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ लाइन छोड़ेंगे समायोजन के लिए। फिर लिखा है व्यापारी यानी कि लेनदार, कितनी रकम दी है? 35,000। कोई ट्रांजैक्शन नहीं है उसके ऊपर, तो बाहर लिख रहे हैं हम डायरेक्टली 35,000 जमा में मिलेगा ये हमको व्यापारी की रकम। उसके बाद में माल वापसी 16,000 और 14,000। 16,000 उधार में दिए है वो हमारी बिक्री वापसी होगी, जमा में दिए वो हमारी खरीद वापसी होगी। तो माइनस बिक्री वापसी, रकम कितनी है उधार में? 16,000। और खरीद वापसी की रकम कितनी दी है? 14,000। ठीक है, चले आगे। तोलाई हमारा किसका खर्च है? व्यापार खाते के अंदर का है, खरीदी संबंधी है, तो लिखेंगे तोलाई 450। मन की लोन पूंजी दायित्व में आएगा। कितनी रकम है? 10,000। उसके बाद में आगे आवक माल गाड़ी भाड़ा व्यापार खाते के कितना? 1,300। उसके बाद में 1/4 यानी कि प्रारंभ स्टॉक होगा, कहाँ आएगा? व्यापार खाते के उधार में। उसके बाद 42,000 है। उसके बाद में व्यापार खर्च है 1,300, कहाँ आएगा? तो यहाँ लिखेंगे लाभानी खाते के उधार में व्यापार खर्च 1,300। उसके बाद में नेक्स्ट आदत मजदूरी और मजदूरी, तो इनमें से मजदूरी कहाँ आएगा? 750। उधार की रकम होती है वो मजदूरी की है, और अदस मजदूरी कहाँ आएगा? पूंजी दायित्व। रकम कितनी है? 2600। उसके बाद में पूर्वदत्त कमीशन 350 है, कहाँ आएगा? संपत्ति। कितना है? 350। उसके बाद में आगे चलते हैं। बैंक खाता और रोकड़ खाता, तो एक है हमारी रोकड़ शेष जो कि यहाँ लिखते हैं हम। कितनी रकम है उसकी? 20,700। 20,700 उधार में होती है वो रोकड़ शेष होती है, और जमा में होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। कितनी रकम है? 3,000। उसके बाद में ये मन की लोन का ब्याज है। अब इसका हम समायोजन है वो यहाँ कर देंगे। कितनी रकम है? 400। देखो अब यहाँ पर हमको क्या लिखा हुआ है? मन की लोन का ब्याज हमको गणना करनी है, तो 10,000 की लोन ली थी ना मन से, कोई प्रतिशत नहीं लिखा, तो साझेदार को कितना होता है? 6%। और समय नहीं लिखा तो पूरी साल का ही होगा, तो नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, साल यानी कि पूरा हो गया ये। टोटल होता है 600। और समायोजन है ये गुप्त समायोजन है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर चुकाना बाकी ब्याज। कितना? लोन का ब्याज चुकाना बाकी कितना है? 200। दूसरी असर कहाँ होगी? पूंजी दायित्व। चुकाना बाकी लोन का ब्याज। बाहर की साइड में कितना आता है? 200। यहाँ पर 200 आएगा, और इधर टोटल इनका होता है कितना? 600। चले आगे।
नेक्स्ट 8% की सरकारी प्रतिभूति में विनियोग, तो ये कहाँ आएगा अपना संपत्ति में। संपत्ति में विनियोग हमारे संपत्ति में ही आते हैं। विनियोग। सरकारी प्रतिभूति में विनियोग, सरकारी प्रतिभूति का मतलब यहाँ पर कोई बॉन्ड हो सकते हैं। तो कितना है 30,000। इसके ऊपर समायोजन होगा, हाँ प्रतिशत लिखा हुआ है, मतलब ब्याज मिलेगा इसको। कितना मिलेगा 30,000 का 8%, 2400। तो उसको लिखेंगे मिलना बाकी विनियोग ब्याज 2400। तो टोटल कितना हो जाएगा 32,400, या फिर अलग से लिखना चाहो तो अलग से भी लिख सकते थे इसको। इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ होगी, जमा से। लाभानी खाते के जमा में आवा के मिलेगा ब्याज, इसके लिए तो लिखेंगे मिलना बाकी विनियोग ब्याज। क्या लिखेंगे कितना 2400। हो गया। आगे चलते हैं। चालू खाता दिया है, एक का उधार एक का जमा, तो मन का दिया है उधार, तो मन के साइड में हम लिखेंगे शेष आगे लाए। कितना 8,000। और जमा साइड में दिया है मोहन का, शेष आगे लाए। कितनी रकम दी है 12,000। 12,000। और हमारी सकल तलपट में जितनी भी यहाँ पर हमको शेष दी थी वो हमने पूरी ट्रांसफ़र कर दी हैं। और हमारा क्या करना का काम है, एक एक करके समायोजनों की 2 असर देनी है, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे जो भी होगी। ठीक है, स्टार्ट करें। तो हम समायोजन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर 1, अंतिम स्टॉक की कीमत 80,000 है, जिसकी बाजार कीमत 10% अधिक है, तो असर कहाँ कहाँ होगी और कितनी रकम से होगी। व्यापार खाते के जमा में संपत्ति में। तो संपत्ति लेना में रकम कितनी आएगी 80,000 होगी, क्योंकि अधिक को हम ध्यान में लेना है। हमको स्टॉक की कीमत कम होती है तो ही ध्यान में ली जाती है। अंतिम स्टॉक 80,000 80,000। रेड पेन से यहाँ पर असर दिख रही है, वो अपनी क्या है समायोजनों की असर है, हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यंत्र और मकान पर 10% की दर से घिसाई गिननी है। तो यंत्र और मकान हमको ये संपत्ति में मिलेंगे, हम वहाँ चलते हैं। ये रहे, यहाँ पर हम करेंगे घिसाई माइनस, कितना है घिसाई की रकम 10%, तो 10% 19,000 होगा, 1,71,000 बाहर बचेगा। ठीक है, अब हम दूसरी मकान के ऊपर घिसाई गिनेंगे तो 25,000 आएगा, 10% 2,50,000 का, माइनस करके बाहर लिखोगे 2,25,000 बचेगा। अब इन दोनों की हमको दूसरी असर देने की है, वो हम कहाँ देंगे लाभानी खाते के उधार में। क्या लिखेंगे यंत्र पर घिसाई और मकान पर घिसाई। तो लिखेंगे यहाँ पर लाभानी खाते के उधार में यंत्र पर घिसाई, और दूसरी कौन सी है मकान पर घिसाई। $19,000 और 25,000 क्रमशः। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर का समायोजन हमको क्या बोलना चाह रहा है। थर्ड नंबर के जो समायोजन उसको हम 2 मिनट के लिए होल्ड पर रखते हैं। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पर। बैंक ओवरड्राफ्ट पर 10% की दर से ब्याज चुकाना बाकी है। तो पहले बैंक ओवरड्राफ्ट है कहाँ, दायित्व में मिलेगा, वहाँ चलते हैं। उसके हलचल पूछेंगे तो कितना मिलेगा कि ब्याज बाकी है चुकाना। कितना है 3,000 का 10%। बाहर के कॉलम में कितना लिखेंगे प्लस करना है तो 3300। नेक्स्ट है हमारा इसकी दूसरी असर चुकाना बाकी बीओडी ब्याज। लाभानी खाते के उधार। बीओडी का ब्याज कितना है 300 रुपये सिर्फ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 2,000 का माल बिक्री वापसी बही में लिखना रह गया है।
देखो बिक्री वापसी बही के अंदर हमको 2000 का माल है वो लिखना रह गया है, तो बिक्री वापसी बही ये रही, तो लिखेंगे नहीं लिखी बिक्री वापसी। क्या लिखेंगे? नहीं लिखी बिक्री वापसी। बिक्री में से माइनस हो जाएगा कितना? 2000। इसकी कोई सेकंड फैक्ट होगी? नहीं लिखी बिक्री वापसी, देनदार में से माइनस नहीं लिखी बिक्री वापसी। बिक्री वापसी। वहाँ आसानी हुई तो यहाँ कैसे हुई होगी इसके लिए? ठीक है, 25,000 में से 2000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 23,000। अब हमारा एक जो थर्ड नंबर का पॉइंट हमने होल्ड पर रखा था उसको देखने का समय आ गया। थर्ड नंबर पे क्या लिखा है इस सवाल के अंदर? इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ ये एक ही है, दिवालिया आ रही है ना, इसलिए रुपये 10,000 का एक देनदार दिवालिया हो गया। उसके रिसीवर के पास से सूचना मिली कि उसके पास से अंतिम डिविडेंड के रूप में 50% रकम मिलेगी। इतना एक चीज़ हो गई। फिर दूसरा अलग से और बोला है डूबत अरामत 5% रखिए। कोई बात नहीं, पहले क्या बोलना चाह रहे हैं उसको हम समझ लेते हैं अलग से कैलकुलेशन करके। यहाँ हमारे पास थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा है तो इसका हम यूज़ करेंगे उस कैलकुलेशन के लिए। देनदारों में इन लोगों ने क्या लिखा, देखो लाइन रीड करो। 10,000 का रुपये 10,000 का एक देनदार है वो दिवालिया हो गया, तो हम 10,000 के लिए यहाँ लिखेंगे एक देनदार है वो कितने का है? 10,000। वो दिवालिया हो गया। कैसा हो गया? इंसॉल्वेंट, दिवालिया। ठीक है। अब उसके पास से उसका कोई रिसीवर है, उसने क्या बोला है? रिसीवर यानी कि जो पैसा देने की जवाबदारी लेके रखी थी किसी ने, उसने क्या बोला है कि 50% रकम है वो देने के लिए तैयार हो गया है। तो 5,000 हमको मिल गया। कैसे मिला है? रोकड़ में मिला है, ऐसा मानेंगे हम। 5,000 हमको मिल गया है ऐसा मानेंगे क्योंकि उसने देने के लिए तैयार हो गया है। और दूसरा 5,000 है वो देने से मना ही कर दिया है, यानी कि उसमें लिखा है क्या? इन्फॉर्मेशन हमको सिर्फ इतनी दी है कि 50% रकम मिलेगी, तो मैंने 50% रकम मिलेगी लिख दी और बाकी की 50% के बारे में कोई सूचना दी नहीं है। इसका मतलब क्या समझना है? पैसे 50% वो डूब गए, और डूब गए को हम क्या बोलते हैं? डूबत ऋण। क्या बोलते हैं? डूबत ऋण। तो यहाँ हो जाएगी हमारी डूबत ऋण। बाकी के 50% वो हमारी कहाँ चली जाएगी? डूबत ऋण में। तो ये देखो 10,000 का पूरा हिसाब हमारा हो गया यहाँ पर। तो ये इफेक्ट है दोनों। ये मेरे को कहाँ दर्शानी है? हमारे यहाँ पर। तो मैं लिख रहा हूँ इसमें से देखो डूबत ऋण कितनी चली गई? 5,000 की। और 5,000 हमको क्या मिलेगा? रोकड़। ठीक है। कितना बचेगा रकम? 13,000। अब उसके ऊपर भी क्या बोला? 5% डूबत अनामत और रखनी है हमको अलग से। तो 5% डूबत अनामत हम यहाँ गिनेंगे तो आएगा कितना? 650। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12,350। अब इनकी सबकी दूसरी असर देनी बाकी। हमने सिंगल असर तो यहाँ सबकी दे दी है, ये तीनों की। दूसरी असर कहाँ आएगी? डूबत ऋण कहाँ आता है? लाभानी खाते के उधार में। तो लिखूंगा मैं डूबत ऋण। कितनी रकम दी हुई है? 5,000। कहाँ से आया? एडजस्टमेंट से। ठीक है। प्लस डूबत अनामत किसका? ए का। कितना आया? डूबत अनामत ए एडजस्टमेंट का है 650। वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा? शामिल। 5,650। रोकड़ यहाँ माइनस हुई है वो यहाँ आकर प्लस हो जाएगी। 20,700 प्लस 5,000 और टोटल कितना हो जाएगा? 25,700। कहाँ से आई है? देनदार के पास से मिली है डिविडेंड के रूप में। तो देनदार में से हम यहाँ लिखी है वो लिखेंगे, देनदार से रकम मिली। ठीक है, वो ऐसा लिख देंगे। तो टोटल हमारे पास आएगा 25,700। जो हमने पहले 20,700 लिखा था उसकी असर यहाँ दर्शाई नहीं थी, वो अब यहाँ दर्शानी पड़ेगी। इसलिए देखो सबकी असर मैंने डबल दे दी है। रोकड़ की यहाँ रही, डूबत ऋण और डूबत अनामत की असर ये दोनों की हमने यहाँ दे दी है। हो गया।
हमने सारे समायोजनों की असर दोनों असरें दे दी हैं। अब हमको क्या करना है, एक एक करके अकाउंट्स का टोटल करना है, डिफरेंस निकालना है और लास्ट में बैलेंस शीट को मैच करना है। ठीक है, तो पहले टोटल करेंगे। टोटल करने से पहले हमको ध्यान रखना है कि बाहर निकालना बाकी है। तो यह आएगा 102,000, 1,02,000 जिसको बोलेंगे, यहाँ 64,66,000। अब टोटल करेंगे 182,000 आएगा, 1,82,000। 1,82,000 में से हम इन सब को माइनस करेंगे। कितना है वो? पहले 42,000, फिर 66,000, फिर 450, 1,300, फिर 750। 71,500 आएगा हमारा। वो हमारे सकल लाभ में जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, सकल लाभ लाभानी खाते ले गए। कहाँ लेके जाते हैं इसको हम, ठीक है। अब ये सकल लाभ को हम कहाँ लिखेंगे, लाभानी खाते के अंदर, यहाँ पर जमा में सकल लाभ। कहाँ से लाए हम, व्यापार खाते से लाए। रकम कितनी आएगी, 71,500। इसका टोटल करेंगे 73,900 आएगा। 73,900 में से हम सारी इस साइड की उनको माइनस करेंगे, कितना आएगा, इस साइड की रकम ज़्यादा लग रही है सब, माइनस में जा रहा है 800। माइनस में 800 आ रहा है। वो हमारी शुद्ध हानि होगी। क्या होगी, शुद्ध हानि होगी। कहाँ लेके जाएंगे, लाभानी वितरण खाते। तो इसका टोटल चेंज हो जाएगा हमारा 73,900 के अंदर, तो 74,700 आएगा लगभग। ये डिफरेंस चेंज हो जाता है जब अगर माइनस में आता है, तो ध्यान रखना हमको। ओके, ये हमारा आया। अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे, लाभानी वितरण खाते में। देखो यहाँ हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है अभी तक, कोई बात नहीं। यहाँ हमारे क्या लिखेंगे, शुद्ध हानि लिखकर इसी को हम वापस बांट देंगे। कितनी है, 800। यहाँ लिखेंगे क्या, लाभानी खाते से लाए। क्या लिखेंगे, अब इसको हम इस साइड में डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 800 ही आएगा। और समान अनुपात में बांटने के लिए बोला हुआ है 1:1 में। पहली लाइन में लिखा हुआ है, मन और मोहन 1:1 में लाभानी बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। कौन कौन है, मन और मोहन। ये हमारी क्या हुई, वितरण पात्र हानि हुई। किस अनुपात में बांटा है, 1:1 में बोला था इसके लिए। इसको हम यहाँ लेकर आएंगे 400 400। क्या लिखेंगे, वितरण पात्र। तो यहाँ इसका टोटल करेंगे 8,000, 11,400 इस साइड का। और इस साइड कुछ भी नहीं है, तो 11,400 वापस ऐसे कैसे चलाएगा। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। इस साइड का टोटल आता है 12,000। 12,000 में से हम 4,900 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 7100। हाँ सही। इसको लिखेंगे हम यहाँ शेष आगे ले गए। चालू खाते की ये शेष है। अब ये मोहन की शेष है, वो जमा शेष है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। चालू खाता कौन है, ये मोहन। कितना है, 7,100। 11,400 ये किसकी शेष है हमारे पास, मन की। तो लेंगे चालू खाता मन 11,400। अब बैलेंस शीट के दोनों साइड जो है हमारी, उनका टोटल करेंगे और मैच करेंगे इसको।
5,58,200 है। 5,58,58,200 ठीक है। तेरा क्या है? दोनों साइड का, ये किस साइड का है 5,58,200, दूसरी साइड का चेक करो इतना आता है या नहीं वो देखना है। तो दोनों साइड का टोटल यहाँ पर मैच हो गया है। आगे सर सही है। ओके, तो ये हमारा सवाल भी पूरा हो गया है। ठीक है, दोबारा खुद को ट्राई करना भी है, ये भी ध्यान रखना।